हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 7 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे क्योंकि हाल ही में इलेक्शंस चल रहे हैं। इसके साथ ही हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देखेंगे। भारत में पहली बार व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है, ये हम देखेंगे। देन दीपोरविल जो लेक है, अभी ये चर्चा में रही है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो कि हाल ही में बजट में इसकी चर्चा की गई है, ये देखेंगे। आयुष वीजा के बारे में देखेंगे कि इसका संबंध किससे है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग देखेंगे कि मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत की रैंक क्या है। इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देखेंगे और साथ ही जो यूनाइटेड नेशन का रेगुलर बजट है उसमें भारत का क्या पार्टिसिपेशन है, ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का कार्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंटिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड पोचिंग ऑफ बिग कैट्स, सेकेंड conducting genetic modification programs to create disease resistant big cat species, and third supporting habitat restoration and ecosystem conservation efforts, and fourth enhancing global research and data sharing mechanism for big cat conservation। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आईबीसीए का फंक्शन नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें जो फंक्शन नहीं है वो है ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं। सो IBCA does not focus on genetic modification programs for big cats. Instead, it emphasizes habitat restoration, ecosystem conservation, and anti-poaching measures, and also global data sharing for conservation efforts. इसके एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ द 7 बिग कैट्स, जिनमें शामिल हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। So it also prevent illegal wildlife trade by strengthening anti-poaching laws and enforcement. Then financial and technical support for conservation efforts in range and non-range countries. And also climate change mitigation by integrating conservation with sustainability initiatives. सो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मैसूरू में इन 2023 एट एन इवेंट कमेमोरेटिंग 50 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। सो आपने देखा कि इसके तहत जो 7 बिग कैट्स हैं उनकी कंजर्वेशन की बात की जा रही है। सो इस अलायंस का उद्देश्य है टू रीच आउट टू 97 रेंज कंट्रीज कवरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द 7 बिग कैट्स। भारत की बात करें तो भारत में इन 7 बिग कैट्स में से 5 पाए जाते हैं जो कि हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। सो आप ध्यान रखेंगे भारत में जगुआर और पूमा नहीं पाए जाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And second, the Election Commission of India is responsible for conducting elections to the Lok Sabha and Rajya Sabha, whereas State Election Commission is responsible for conducting elections to the state assemblies.
And third, the Chief Election Commissioner can be removed from office in the same manner as a judge of the Supreme Court. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है established by the Constitution of the Republic of India, empowered to conduct free and fair elections in the Republic of India. And it is headed by a chief election commissioner and consists of two other election commissioners as constituent members. तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी को, और इसीलिए 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में। एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन इज इन न्यू दिल्ली। सो संविधान की बात करें तो संविधान का जो भाग 15 है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है, और इसका आर्टिकल जो है वो है 324 टू 329। साथ ही आपने देखा कि वर्तमान समय में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एंड दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years और up to the age of 65 years, whichever is earlier. The salary and conditions of the service of the chief election commissioner and election commissioners will be equivalent to that of the Supreme Court judge. इसके साथ ही अगर हम रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूवल एक तो ऐसे हो सकता है कि ये रिजाइन कर दें किसी भी समय, एंड द सेकेंड वन इज Chief Election Commissioner can be removed from the office only through a process of removal similar to the Supreme Court judge by the Parliament. While election commissioners can only be removed on the recommendation of the Chief Election Commissioner. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Paris Climate Agreement 2015. So यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव pre-industrial levels with effort to limit the increase to 1.5 degree Celsius. And second, it mandates legally binding emission reduction target for all parties. And third, developed countries are expected to provide financial support to developing nations to combat climate change. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जो है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से या कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। So it does not impose legally binding emission reduction target on all countries. Instead, countries are encouraged to set their own nationally determined contributions and regularly update them.
So the Paris Agreement, also known as Paris Accord or Paris Climate Accord, is an international treaty on climate change that was signed in 2016. The treaty covers climate change mitigation, adaptation, and finance, and the Paris Agreement was negotiated by 196 parties at the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris, France. So it replaced Kyoto Protocol, which was an earlier agreement to deal with the climate change. सो ये जो अग्रीमेंट है ये एक तरीके का ऐसा फ्रेमवर्क है कि कंट्रीज वर्क करें एक साथ मिलकर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, adapt to impact of climate change and provide support for developing countries in their efforts to address climate change. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which state is home to India's first white tiger breeding center? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये है मध्य प्रदेश में. आप देख सकते हैं Central Zoo Authority approved India's first white tiger breeding center in Rewa, Madhya Pradesh. So the center will be set up in Govindgarh near Mukundpur's White Tiger Safari, and the project received in principle approval in 2011. So Rewa is believed to be home to the last wild white tiger, and the center is part of the revised master plan for Mukundpur's White Tiger Safari and Zoo. And the safari is named after Maharaja Martand Singh Jodev, who found a white tiger in 1951 and started a breeding program. So white tiger का अगर हम IUCN स्टेटस देखें तो ये है इंडेंजर्ड. आप ध्यान रखेंगे भारत का जो पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है वो है रीवा, मध्य प्रदेश में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Deepor Wheel Lake, which was seen in the news, is located in which state? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दीपोर व्हील जो झील है हाल ही में समाचारों में रही है, आपको बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, असम, मणिपुर या फिर मेघालय. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये स्थित है असम में. आप देख सकते हैं The third annual Deeporville Winter Birding Festival 2025 recorded an increase in the migratory and resident birds compared to 2024. So Deeporville is a perennial freshwater lake on the outskirts of the Guwahati, Assam, and it was once a channel of the Brahmaputra River and spans 4.1 square kilometer. So it serves as a Guwahati's major stormwater storage basin with outflow into the Khandajan rivulet. And it was declared a Ramsar site in 2002 and an important bird area in 2004. So it is Assam's only Ramsar site, and the lake supports migratory birds including globally threatened species like spot-billed pelican, lesser adjutant stork and bear paused. सो आप ध्यान रखेंगे जो दीपोर विल है ये असम का एकमात्र रामसर साइट है और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
What is the primary objective of the भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, सेकंड encouraging foreign language education, थर्ड establishing new universities या फिर providing digital textbooks in Indian languages। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। आप देख सकते हैं सो द यूनियन बजट 2025 एंड 26 इंट्रोड्यूस्ड द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस and it aims to make learning more accessible for students in schools and universities. So the scheme will offer study materials in multiple regional languages to support diverse linguistic backgrounds. And it seeks to bridge the gap in educational resources for students across India. So this initiative complements the Ashmita scheme, जिसका full form है Augmenting Study Materials in Indian Language through Translation and Academic Writings, which focuses on translating and developing academic content in Indian languages. So आप ध्यान रखेंगे ये जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है इसको हाल ही में जो यूनियन बजट आया है उसमें इसकी चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The government has introduced which type of visa for foreigners seeking traditional Indian treatments? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सरकार ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए किस प्रकार का वीजा शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं मेडिकल वीजा, आयुष वीजा, वेलनेस वीजा या फिर हेरिटेज वीजा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीजा शुरू किया है भारत ने फॉरेनर्स के लिए उसका नाम है आयुष वीजा। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द आयुष वीजा फॉर फॉरेनर for foreign nationals seeking traditional Indian treatments. So Ayush visas are granted for 1 year with up to 3 entries and they can be extended annually for up to 5 years with valid medical proof. And foreign nationals must provide a certificate from a recognized hospital in India for extension. Applicants must show proof of self-funded treatment expenses. सो इंडिया की बात करें तो इंडिया इशू करता है कई तरीके के वीजास इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट, बिजनेस, मेडिकल एंड ट्रांजिट वीजास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज एट विच नंबर इन द वर्ड्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एज स्टेटेड इन लोकसभा रिसेंटली? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत दुनिया के मोबाइल निर्माण में किस नंबर पर है? और इस पर अभी हाल ही में लोकसभा में चर्चा भी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसमें भारत की रैंकिंग है सेकंड।
आप देख सकते हैं India has become the world's second largest mobile manufacturer. Over 300 mobile manufacturing units are now operational in India, up from just 2 in 2014. So 99.2% of the mobile phones sold in India are now locally manufactured, and the manufacturing value surged from 18,900 crore in financial year 14 to 4,22,000 crore in financial year 2024. So India's mobile phone exports crossed 1,29,000 crore, marking a major industry shift. And the focus is now on semiconductor production and strengthening the electronics value chain. सो आप ध्यान रखेंगे विश्व में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत का स्थान है सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the first in Latin America to withdraw from China's Belt and Road Initiative in February 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, पनामा, अर्जेंटीना या फिर मैक्सिको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है पनामा। आप देख सकते हैं Panama has decided not to renew its participation in China's Belt and Road Initiative, making it the first Latin American country to leave the program. सो पनामा ने इनिशियली ज्वाइन किया था BRI 2017 में अंडर former President Juan Carlos Varela to attract Chinese infrastructure investments. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, द गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। सो इनिशियली इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, बट बाद में इसको रीनेम किया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से। सो दिस इनिशिएटिव इंक्लूड टू प्रिंसिपल कंपोनेंट जिनमें शामिल है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जिन्होंने BRI से विड्रॉ किया है, उनमें है जैसे इटली और ब्राजील। तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding very short range air defense system. सो यहाँ पर जो अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंजेस। And second, it has been designed and developed indigenously by the DRDO's Research Center, Imarat, Hyderabad. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The Defense Ministry announced that on Saturday, 1st February, 3 test flights of the short-range air defense missile system were successfully conducted from Chandipur off the coast of Odisha. So the missile is powered by dual thrust solid motor which enhances its efficiency against aerial threats.
Extensive design optimization of the missile and a launcher ensures portability for field use. तो आप ध्यान रखेंगे, जो वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, इसको डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर द ईयर 2025? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत का योगदान कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 25.34 मिलियन डॉलर, 37.64 मिलियन डॉलर, 40.12 मिलियन डॉलर या फिर 50.91 मिलियन डॉलर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यूनाइटेड नेशंस का जो रेगुलर बजट है उसमें भारत का योगदान है 37.64 मिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं, इंडिया हैज पेड 37.64 मिलियन dollar to the UN regular budget for 2025 on 31st of January 2025. By making this payment, India has joined the honor roll of 35 member states who have paid their regular budget assessments on time and in full. So, as of January 31st, 2025, 35 member states had met the 30-day due period for their UN financial contributions according to the UN Committee on Contributions. So, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फोस्टरिंग फ्रेंडली रिलेशंस, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्शंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। आप ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। So it was established after World War II to prevent future global conflicts succeeding the League of Nations, which was seen as ineffective. So its फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव जो है, आपने देखा कि इसका जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उनमें शामिल ये है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। So initially founded with the 51 member states, the UN now has 139 member states as of 2024. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।